1947 की गर्मियों में जब दिल्ली की हवा में धूल के साथ डर और अनिश्चितता तैर रही थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही महीनों बाद यही शहर इतिहास की सबसे भयावह शाम का गवाह बनेगा। और ये कहानी उस खून की नहीं जो 30 जनवरी 1948 को बहा, बल्कि उस जहर की है जो उससे पहले महीनों तक धीरे धीरे लोगों के दिलों में घुलता रहा। 3 जून 1947 को जब ब्रिटिश सरकार ने सत्ता हस्तांतरण की योजना घोषित की और भारत के विभाजन का रास्ता साफ हुआ, तब कई नेताओं ने इसे मजबूरी बताया, कई ने जीत। लेकिन एक बूढ़ा आदमी था जो इसे अपनी आत्मा की हार मान रहा था। वो थे महात्मा गांधी, जिन्होंने दशकों तक हिंदू मुस्लिम एकता की बात की थी, और अब वही देश दो हिस्सों में बंटने जा रहा था। पंजाब और बंगाल की गलियों में फुसफुसाहटें धीरे धीरे चीखों में बदलने लगीं। ट्रेनों में लाशें आने लगीं, गांव जलाए जाने लगे, और लोग सिर्फ नाम और धर्म देखकर एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे थे। उस समय दिल्ली में बैठकर फाइलों पर दस्तखत हो रहे थे, नक्शों पर रेखाएं खींची जा रही थीं, लेकिन उन रेखाओं के दोनों ओर इंसान थे जिनकी आंखों में सिर्फ सवाल थे। गांधी नोआखाली की गलियों में नंगे पांव चल रहे थे, दंगों के बीच जाकर लोगों से हथियार छोड़ने की अपील कर रहे थे। वो कहते थे कि आजादी खून से नहीं, आत्मा से मिलती है। लेकिन उनकी आवाज अब शोर में दबती जा रही थी। अगस्त 1947 आया, देश आजाद हुआ, तिरंगा लहराया, दिल्ली में जश्न हुआ। पर उसी वक्त सीमा पार से आने वाली ट्रेनों में सिर्फ खामोशी थी, जिनमें बैठे लोग अपने घर, अपने खेत, अपने मंदिर और मस्जिद सब पीछे छोड़ आए थे। विभाजन का घाव सिर्फ जमीन पर नहीं था, वो दिमागों में था, और यही घाव आगे चलकर नफरत की जड़ों को सींचने वाला था। दिल्ली में शरणार्थियों के कैंप लगने लगे, टूटे परिवार, बिछड़े बच्चे, और हर तंबू के अंदर एक कहानी थी जो बदले की आग से भरी थी। कई लोग खुलेआम कहने लगे कि गांधी मुसलमानों के पक्ष में झुके हुए हैं, कि उन्होंने पाकिस्तान को पैसे दिलाने के लिए दबाव डाला, कि उनकी अहिंसा अब कायरता है। और इन्हीं फुसफुसाहटों के बीच कुछ लोग चुपचाप बैठकर योजना बना रहे थे। उन लोगों में एक नाम था नाथूराम गोडसे, जो खुद को राष्ट्रवादी कहता था और मानता था कि गांधी की नीतियों ने हिंदुओं को कमजोर कर दिया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक हत्यारे की नहीं, ये उस माहौल की है जिसने उसे ये सोचने पर मजबूर किया कि 3 गोलियां इतिहास बदल सकती हैं। जनवरी 1948 में दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव चरम पर था। पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का मुद्दा गर्म था। कई लोग विरोध कर रहे थे, और गांधी ने घोषणा की कि जब तक दिल्ली में हिंदू मुस्लिम हिंसा बंद नहीं होगी, वो उपवास करेंगे। 13 जनवरी 1948 को उन्होंने अनशन शुरू किया। 78 साल का दुबला पतला शरीर, ठंडी दिल्ली की हवा, और एक संकल्प कि या तो नफरत रुकेगी या ये शरीर। लोग घबरा गए, नेता परेशान हुए। भीड़ बिरला हाउस के बाहर जमा होने लगी, वही बिरला हाउस जो आज इतिहास का हिस्सा है। उपवास के चौथे दिन गांधी बेहद कमजोर हो चुके थे। डॉक्टर नब्ज देख रहे थे। प्रार्थना सभाओं में सन्नाटा था, और शहर में अफवाहें उड़ रही थीं कि अगर गांधी को कुछ हुआ तो आग और भड़क जाएगी। 18 जनवरी को विभिन्न समुदायों के नेताओं ने शांति का वादा किया, और गांधी ने जूस पीकर उपवास तोड़ा। लेकिन क्या नफरत सच में खत्म हुई थी या बस दब गई थी? 20 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में प्रार्थना सभा के दौरान एक बम फेंका गया। धमाका हुआ, धुआं उठा, लोग भागे, लेकिन गांधी शांत रहे। जांच में पता चला कि ये एक असफल प्रयास था, और इसी असफलता ने साजिशकर्ताओं को और बेचैन कर दिया। सुरक्षा ढीली थी, गांधी खुद तलाशी के खिलाफ थे। वो कहते थे कि अगर कोई उन्हें मारना चाहता है तो वो उनकी रक्षा के लिए हथियार नहीं उठाएंगे, और यही विश्वास आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना। 30 जनवरी 1948 की शाम दिल्ली में ठंड थी। सूरज ढल चुका था। घड़ी ने 5 बजने में कुछ मिनट बाकी बताए। गांधी अपने कमरे से प्रार्थना सभा के लिए निकले। उनके साथ मनु और आभा थीं। वो देर से निकल रहे थे क्योंकि सरदार पटेल से बातचीत लंबी हो गई थी। बगीचे में लोग इंतजार कर रहे थे, कुछ श्रद्धा से, कुछ जिज्ञासा से। और भीड़ में एक आदमी शांत चेहरे के साथ खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटी सी ब्राउनिंग पिस्तौल छिपी थी। उसने पिछले दिनों असफल प्रयास देखा था, इस बार वो चूकना नहीं चाहता था। जैसे ही गांधी मंच की ओर बढ़े, वो आदमी भीड़ चीरता हुआ आगे आया। उसने झुककर प्रणाम करने का अभिनय किया। मनु ने सोचा कि वो पैर छूना चाहता है,
और अगले ही पल 3 तेज आवाजें गूंजीं, धाएं धाएं धाएं। गोलियां बहुत करीब से चलाई गईं। पहली गोली गांधी के पेट में दाईं ओर लगी, दूसरी छाती के पास, तीसरी भी पेट के हिस्से में, इतने पास से कि कपड़े जल गए। गांधी का शरीर पीछे की ओर डगमगाया। उनके हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में थे और वो जमीन पर गिरते हुए कथित रूप से हे राम बोले। बगीचे में सन्नाटा छा गया। फिर चीखें उठीं, कुछ लोग हमलावर पर टूट पड़े। उसे पकड़ लिया गया। वो भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, मानो उसे पता था कि इतिहास ने उसका नाम दर्ज कर लिया है। गांधी को कमरे में ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच की, लेकिन गोलियां महत्वपूर्ण अंगों को भेद चुकी थीं। कुछ ही मिनटों में यह खबर फैल गई कि राष्ट्रपिता नहीं रहे। दिल्ली रो पड़ी। रेडियो पर घोषणा हुई। जवाहरलाल नेहरू की आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई है। लेकिन क्या सच में रोशनी चली गई थी या उसने एक और आग जला दी थी? अगले दिनों में देश भर में शोक सभाएं हुईं। लाखों लोग अंतिम यात्रा में उमड़े। उनकी चिता से उठता धुआं मानो पूरे उपमहाद्वीप के दर्द को अपने साथ ले जा रहा था। साजिश की जांच में सामने आया कि ये अकेले व्यक्ति का निर्णय नहीं था, एक नेटवर्क था। बैठकें हुई थीं, हथियार जुटाए गए थे, विचारधारा ने हिंसा को जायज ठहराया था। अदालत में मुकदमा चला, गवाह पेश हुए, दस्तावेज सामने आए और अंततः सजा सुनाई गई। लेकिन सवाल बाकी रहा कि क्या गोली ने सिर्फ एक इंसान को मारा या उस विचार को भी जो अहिंसा की बात करता था? विभाजन का घार धीरे धीरे भरने लगा, पर निशान आज भी मौजूद हैं। और उस शाम की 3 गोलियां हमें याद दिलाती हैं कि नफरत जब राजनीति से मिलती है तो इतिहास खून से लिखा जाता है। ये कहानी सिर्फ 30 जनवरी की नहीं, ये उन महीनों की है जब अफवाहें सच से ज्यादा ताकतवर हो गईं, जब लोग अपने दर्द में इतने डूब गए कि उन्होंने दूसरे के दर्द को देखना बंद कर दिया, और जब एक बूढ़ा आदमी आखिरी सांस तक ये मानता रहा कि इंसानियत नफरत से बड़ी है। शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है कि क्या हम उस सबक को समझ पाए या नहीं, क्योंकि इतिहास की किताबें बंद हो जाती हैं, पर उनके सवाल आज भी हमारे बीच खुले खड़े हैं।